नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। और मध्यकालीन भारत में हम लोग मुगलों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा था। आज शाहजहाँ के आगे औरंगजेब के बारे में चर्चा करेंगे। तो औरंगजेब गद्दी पर कैसे बैठा, उसके पहले जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जो उनके 4 भाई थे उनमें, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग औरंगजेब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब देख रहे होंगे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। तो देखो क्या होता है कि 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था, शाहजहां को जो है कैद कर लिया था। उसके बाद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। 1658 में बहादुर का युद्ध होता है मुगल सेना और शाह सुजा के बीच। और आप सभी को पता है शाह सुजा इनका बेटा था। इसमें क्या होता है, मुगल सेना जीतती है और शाह सुजा हार जाता है। इसके साथ उसी साल जो है एक युद्ध और होता है, धर्मत का युद्ध। वो भी मुगल सेना और औरंगजेब व मुराद बख्श के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, मुगल सेना हारती है और औरंगजेब व मुराद बख्श जीत जाता है। इसके बाद में फिर एक युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध। क्यों? क्योंकि दारा शिकोह जो है उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तो इसके चलते दारा शिकोह आ जाता है और औरंगजेब व मुराद बख्श के साथ मिलकर जो है दारा शिकोह के साथ युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है, दारा शिकोह उनका लगभग में युद्ध बराबर ही रहता है। इसके बाद में फिर होता है खंजबा का युद्ध औरंगजेब और शाह सुजा के मध्य में। और इसमें क्या होता है, औरंगजेब जीत जाता है और शाह सुजा की हत्या कर देता है औरंगजेब। इसके बाद में लास्ट युद्ध होता है देवराई का युद्ध। इसमें औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब जो है सो जीतता है और दारा शिकोह को पराजित कर देता है और उनकी हत्या कर देता है। इस प्रकार से औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है। औरंगजेब ने जो है 2 बार राज्याभिषेक कराया था। एक बार आगरा में कराया था और ये कब कराया था, 1658 में। और इसके बाद में अगर हम बात करें 1659 में एक राज्याभिषेक करवाया था दिल्ली में। तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो औरंगजेब ने कहाँ कहाँ, तो एक बार आगरा में, एक बार दिल्ली में। अब हम लोग विस्तृत रूप से औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से औरंगजेब का शासनकाल रहा है। ये युद्ध पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। और आगे हम लोग अब पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। यदि आप जो है हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ रोज़ जो है एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और UPSSC पेट की तैयारी विस्तृत रूप से कर रहे हैं। और चलो अब लोग शुरू करते हैं औरंगजेब। इसके शासनकाल की बात करें तो 1658 से 1707 ईस्वी तक। आप सभी को पता है कि इसे क्या बोला जाता था, या चलो पहले इसका जन्म लिख लेते हैं। जन्म कब हुआ, 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में हुआ। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कब हुआ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये जो है उज्जैन में हुआ था इसका जन्म। इसे जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसका विवाह जो है 1637 ईस्वी में दिलरास बानो से हुआ था। इसका जन्म जो है दिलरास बानो के साथ हुआ था। दिलरास बानो की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते फिर एक ताजमहल बनवाता है, तो जिसे क्या, या इसका मकबरा बनवाता है, जिसे ताजमहल की बदसूरत कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिलरास बानो बेगम, उनके मकबरे को क्या कहा जाता है, तो ताजमहल की बदसूरत कहा जाता है। अगर पूछा है मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में। और इनको जो एक उपाधि दी थी रबिया बीबी। तो पेपर में रबिया बीबी ही नाम आता है। पूछा जाएगा कि रबिया बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। या पूछा जाएगा कि किसके मकबरे को ताजमहल की बदसूरत कहा जाता है, तो रबिया बीबी की। आगे हम लोग बात करें तो इसने क्या किया था, सिक्कों पर कलमा छपना
प्रतिबंधित किया। इसके अलावा तंबाकू पर रोक लगाई। इसने जो है 1662 में एक काम कराया था, 1662 में दास प्रथा पर, और 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है, 1664 में, 1664 में इसने पुनः तीर्थ कर या तीर्थ यात्रा कर लगाया। आप सभी को पता है कि जो और वो अकबर थे, उन्होंने जो है तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था, लेकिन इसने जो है पुनः जो है तीर्थ यात्रा कर शुरू कर दिया, और दास प्रथा और सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने भी लगाया था, लेकिन अकबर के बाद में जैसे अन्य जो है मुगल शासक बैठे, उन्होंने फिर शुरू कर दिया था, लेकिन इसने पुनः जो है इसे प्रतिबंधित कर दिया। आप सभी को बहुत बार पढ़ा भी होगा कि 1664 में ही एक सूरत की प्रथम लूट हुई थी, और सूरत के प्रथम लूट के कारण ही 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि पूछा जाए, पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य में हुई थी, तो पुरंदर की संधि शिवाजी, पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह। जयसिंह कौन थे? जयसिंह, तो ये मुगल सेनापति थे, मुगल सेनापति। आगे क्या होता है, इसके बाद में थोड़े ही दिन बाद जो है जो शिवाजी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 1.5 साल लगभग में शिवाजी कब्जे में रहते हैं, कारावास में रहते हैं। एक दिन कारावास से 1.5 साल के बाद भाग जाते हैं कारावास से। उसके बाद में फिर जो है 1670 में सूरत की द्वितीय लूट होती है, सूरत की द्वितीय लूट। जब हम लोग शिवाजी के बारे में मराठा लोगों के या कह सकते हो शिवाजी लोगों के बारे में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे हम पुरंदर संधि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, सूरत की प्रथम लूट के बारे में चर्चा करेंगे, सूरत की द्वितीय लूट के बारे में। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बता दिया, पूछा जाएगा किस मुगल शासक के समय सूरत की लूट हुई थी या पुरंदर की संधि हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक काम और आपको याद रखना है कि इसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मंत्री थे। आगे हम लोग बात करें 1675, तो 1675 में इन्होंने क्या किया था, गुरु जो सिख लोग हैं उनके 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। तो सिख गुरु या सिख के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई। इसके अलावा 1669 में इन्होंने क्या किया था, 1669 में जजिया कर प्रारंभ किया। इसके अलावा इनका एक विद्रोही पुत्र था अकबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1681 में अकबर का विद्रोह। 1681 में अकबर का विद्रोह होता है, जिसमें इसका साथ संभाजी देते हैं। थोड़े दिन बाद अकबर की हत्या करवा देता है और संभाजी को कब्जे में ले आता है। उसके बाद उनकी भी हत्या करा देता है। तो ये आपको याद रखना है, 1681 में अकबर का विद्रोह हुआ। इसके बाद ये आपको याद रखना है 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया, या कह सकते हो मुगल वंश में मिला लिया। तो कुल जो है 21 सूबे हो गए थे, और इनके टोटल जो है 5 पुत्र थे, और 5 पुत्र थे। उसके भी मैं आगे चर्चा कर लूँगा कि क्या हुआ था। और इसके बाद में 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में फिर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, उसको मैं अभी आगे समझा दूंगा। इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है आलमगीरनामा है, और इनका मकबरा पूछा जाता है। इनका मकबरा दौलताबाद महाराष्ट्र में।
इसके अलावा बस इतना ही पूछा जाएगा। इसके अलावा फिर आगे पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन बैठा था, उनके बारे में भी थोड़ी कह सकते हो शार्ट में हम चर्चा कर लेंगे। इसको भी फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया कि औरंगजेब का जो जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में हुआ था, और इसके कहाँ हुआ था तो उज्जैन में हुआ था, और इसे जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। 1637 में इसकी शादी जो है दिलदास बानो बेगम से हुई थी, जिसकी उपाधि थी रबिया बीबी। इसका मकबरा है औरंगाबाद में। जब इसकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने ताजमहल के तरीके से बनवाई थी बिल्डिंग, जिसे ताजमहल की बदसूरत कहा जाता है। इसने सिक्कों पर कलमा छुपाने पर प्रतिबंधित किया, तम्बाकू पर रोक लगाई। इसके अलावा 1662 में दास प्रथा और 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंधित किया। 1664 में इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया, और 1664 में ही सूरत की प्रथम लूट हुई शिवाजी ने की। और इसके बाद में 1665 में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और मुगल सेनापति के मध्य में। 1670 में पुनः जो है सूरत की द्वितीय लूट होती है, और इसके बाद में इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अगर थे तो हिंदू मंत्री थे। इसके अलावा 1675 में इसने क्या किया, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई, और 1679 में जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया। और 1681 में इसके पुत्र अकबर का विद्रोह हुआ, जिसमें अकबर की हत्या करा देता है, और इसका साथ दिया था संभाजी ने। किसने? संभाजी। तो संभाजी को भी कब्जा कह सकते हो कैद करा लेता है, और उसके बाद में संभाजी की लगभग में 1689 की तरफ जो है हत्या करा देता है। इसके अलावा 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा पर आक्रमण करके उसको मुगल उसमें साम्राज्य में मिला लिया, तो कुल 21 सूबे हो गए। और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी एक आत्मकथा है आलमगीर नामा, जिसे काजी या काजिम शिराजी ने लिखा था। पूछा जाएगा कि आलमगीर नामा की रचना किसने की है, तो काजिम शिराजी ने की है। इसका मकबरा कहाँ है, तो दौलताबाद महाराष्ट्र में हो। इसके 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों में इसकी क्या कह सकते हो, इसके जो 5 पुत्र थे उसकी जो है हत्या करा देता है, जिसमें 2 पुत्रों की हत्या करा देता है, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, और इसके 3 पुत्र रह जाते हैं। उसकी मैं थोड़ा शार्ट में जो है चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो का अंत करूँगा। पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसके कौन से 5 पुत्र थे, तो पहला मुअज्जम, दूसरा आजम, तीसरा कामबख्श, चौथा मोहम्मद अकबर, और 5वां मोहम्मद सुल्तान। ये 2 पुत्र विद्रोही थे, इसलिए इनकी हत्या करा देता है। 3 पुत्र शेष बचते हैं, जिसमें जो मुअज्जम है ये जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, या शाह आलम प्रथम भी इसका नाम था, उसके नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो बहादुर शाह प्रथम बैठा। इसके अलावा अंतिम पूछ लिया, अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल शासक तो बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। इसके अलावा 2 पॉइंट और इससे याद रखना है। पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और एक बक्सर के युद्ध के समय पूछा जाता है। बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में। अगर हम बात करें प्लासी के युद्ध के समय कौन शासक था, तो आलमगीर द्वितीय था। और यही अगर बात करें बक्सर के युद्ध के समय कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मुझे बाहर जाना है थोड़ा, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी पढ़ाया है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।